जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 7 फरवरी। चलिए आज के न्यूज़पेपर कवर करते हैं हम 10 मिनट में। अब एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दिलाते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बस डाउनलोड करना है एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय करना है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइस पर। सीरियस हो जाइए, काफ़ी कम दिन बचे हुए यूपीएससी के लिए, तो इसलिए अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं तो सीरियसली अटेम्प्ट दीजिए, नहीं तो अटेम्प्ट देके कोई मतलब है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप आते हैं। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो अजित पवार फैक्शन है वो रियल एनसीपी है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। अब ये क्या है, देखिए, जो इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र में वो हुए थे। कब हुए थे? 2019 में हुए थे। अब इसमें जो मेजर पार्टीज़ है, मेजर पार्टीज़ में हमें बीजेपी देखने को मिलती है, उसमें हमें शिवसेना देखने को मिलती है, देन उसके बाद एनसीपी देखने को मिलती है एंड कांग्रेस देखने को मिलती है। अब बीजेपी जो है और शिवसेना ये प्री पोल अलायंस में थे, मतलब पहले से ही हम यहाँ पर जो अलायंस है वो बनाकर थे। उसके प्री पोल अलायंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है वहाँ पर शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, शिवसेना खड़ा है वहाँ बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट्स आए। बीजेपी के 105 सीट्स आए थे। देन उसके बाद शिवसेना जो है उसके 57 सीट्स आए थे, एनसीपी के 55 सीट्स आए थे एंड कांग्रेस जो है उसके 45 के आसपास कुछ सीट्स आए थे। अब यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना टोटल जो है, टोटल 288 का आंकड़ा है। मतलब यहाँ पर 145 सीट जो है वो चाहिए होते हैं किसी को भी सरकार बनाने के लिए। अब ये दोनों मिलकर तो आसानी से सरकार बना सकते थे, बीजेपी और शिवसेना जो प्री पोल अलायंस में थी, लेकिन उसका गठबंधन टूट जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलाकर महाविकास आघाड़ी के नाम पर सरकार बना लेती है। देन उसके बाद होता ऐसा है, 2.5 साल के बाद जो शिवसेना है उसमें के 40 एमएलएस बाहर निकलते हैं, क्योंकि शिवसेना के मेन मतलब कौन? शिवसेना के मेन मतलब जो बाला साहेब ठाकरे साहब है उनके जो पुत्र है, मतलब उद्धव ठाकरे साहब, है ना। तो उद्धव ठाकरे साहब जो है वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं शिवसेना को, पार्टी को। अब हुआ ऐसा कि शिवसेना के ही जो दूसरे कैंडिडेट है, मतलब एकनाथ शिंदे, ठीक है, वो यहाँ पर बोलते हैं 40 एमएल ले जाकर कि शिवसेना हमारी है, और वो यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट देते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। अब एनसीपी मतलब किसकी? एनसीपी मतलब शरद पवार साहब की। अब उन्हीं के जो एनसीपी मतलब जो एनसीपी है उसी के कैंडिडेट मतलब कौन? मतलब अजित पवार। अब ये जो अजित पवार है ये भी अपने साथ कुछ कैंडिडेट एनसीपी के लेकर जाते हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट देते हैं और बोलते हैं एनसीपी हमारी। तो शिवसेना का तो पहले ही बोल दिया गया था कि भाई शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, और एनसीपी जो उसके लिए भी अब कहा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि ये उनकी है। अब हमें यहाँ पर पता रहना चाहिए भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, मतलब सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि भाई जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए कमेटी का गठन किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति एक्ट करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के कैंडिडेट ना रहे, इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाए। उसमें हमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखने को मिलेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो देखने को मिलेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस कर दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जो बेसिकली प्रधानमंत्री के रहेंगे। तो इस तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है सीवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फिजिकल डिस्प्यूट जो केरला में हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली क्या हुआ है, केरला चीफ मिनिस्टर जो है वो एक प्रोटेस्ट यहाँ पर लीड कर रहे हैं अगेंस्ट द सेंटर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो नेट बोरोइंग सीलिंग की वजह से हमें देखने को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नेट बोरोइंग सीलिंग क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बजट में भी बताया था कि अगर आपका इनकम 15,000 रुपीज़ है और अगर आपका खर्चा 20,000 रुपये है, तो ये 5,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा। और यही राज्य सरकारें, केंद्र सरकार करती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब ये जो 5,000 रुपये बोरोइंग है, इस पर ही अगर कैप लगा दिया जाए कि आप इतना ही ले सकते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वही चीज़ हमें केरला की इसमें देखने को मिल रही है कि सेंटर ने भाई यहाँ पर नेट बोरोइंग सीलिंग जो है वो लगा दी है। तो ऐसा केरला का कहना है। केरला क्लेम कर रहा है कि सेंटर ने लिमिट लगाई है स्टेट बोरोइंग पर, इंक्लूडिंग फ्रॉम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस,
कि भाई स्टेट एंटरप्राइजेज जो है उससे भी यहाँ पर नहीं ले सकते हो आप। तो ये देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज केरला आर्ग्यू करता है कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 293, जहाँ पर स्टेट की कंसेंट लोन्स इन प्रीवियस वंस आर आउटस्टैंडिंग, अगर है तो स्टेट जो है वो यहाँ पर ले सकता है पैसा। तो ये वायलेट हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल जो है ये पता रहना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो जो स्टेट वर्सेस सेंटर है, देखिए पार्लियामेंट जो है वो अथॉरिटी लैक करता है टू लेजिस्लेट ऑन पब्लिक डेट ऑन स्टेट, ठीक है। एंट्री जो 43 में दिया गया है स्टेट लिस्ट में, तो ये स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद यहाँ पर सेंटर जो है वो यहाँ पर ये कर रहे हैं। केरला ने पब्लिक अकाउंट बैलेंस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनबीसी ऐसा यहाँ पर कहा है। तो बेसिकली आपको ये पता रहना चाहिए कि एक लिमिट जो है वो लगाई गई है, सीलिंग लगाई गई है, आर्टिकल 293 आपको पता रहना चाहिए, जहाँ पर स्टेट के ऊपर भी है, मतलब स्टेट जो है वो रिक्वायरिंग स्टेट कंसेंट फॉर लोन्स इट प्रीवियसली वंस आर आउटस्टैंडिंग। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड स्टेट वर्सेस सेंटर जो ये है बेसिकली डेट जो होता है, पब्लिक डेट जो होता है वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, केरला फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 एनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये फिजिकल टारगेट सेट करता है फिजिकल डिसिप्लिन के लिए कि भाई इतना ही हम लेंगे, है ना। और इसमें आता है एक्सटर्नल सुपरविजन बाय सेंटर अंडर आर्टिकल 202 इज कंसिडर अनडिजायरेबल फॉर बजट मैनेजमेंट, कि भाई स्टेट का बजट है तो सेंटर क्यों उसमें दखलंदाजी कर रहा है। केरला ने वार्न किया है सेंटर के बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस को, और उसके वजह से काफ़ी बुरे जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। क्यों, अगर बोरिंग कम होगी तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए कम पैसा अलोकेट किया जाएगा, वेलफेयर जो है वो कम होगा, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये फेडरलिज्म की हत्या है ऐसा आर्टिकल के द्वारा कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है डीलिमिटेशन के बारे में। अब देखिए डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या होती है। डीलिमिटेशन मतलब 100 लोग हैं एक जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग रहने चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं उसमें से कितनी सीट्स जानी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स कितने रहने चाहिए। 10 लोगों के पीछे एक आदमी रहना चाहिए, 100 लोगों के पीछे एक आदमी रहना चाहिए, ये होता है डिलिमिटेशन। तो पॉपुलेशन हर 10 साल में हम सेंसस लेते हैं, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन का भी गठन किया जाता है, जिससे कि हम पता लगा सके कितने आंकड़े हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आंकनी है और उसमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जाएंगे। तो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हुआ ऐसा कि 1971 के बाद से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स है उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, नदर्न स्टेट्स ने नहीं किया। इसकी वजह से नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन बूम हुआ, अब उनके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा जाएंगे, उनकी सीट ज़्यादा जाएगी। इसके वजह से जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें 1971 जो सेंसस है वही लिया जाता है कि भाई पहले जो था वही देखो, बाद में का हम नहीं देख रहे, जो बूम हुआ उसमें हम नहीं देख रहे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमको डिलिमिटेशन के बारे में पता रहना चाहिए। फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। आर्टिकल 82 170 जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि भाई हर सेंसस के बाद ये आपने करना है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पर सेंसस फिक्स किए गए, है ना। सीट जो है फ्रोजन किए गए 1971, अभी मैंने आपको बताया क्यों, तो 2026 तक सेट किए गए थे, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर जो है उसको सही तरीके से किया जाए, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पैरिटी जैसे अनइवन है सदर्न एंड नदर्न स्टेट्स में। टू ऑप्शन डिबेट, ये जो सीट्स है इंक्रीजिंग टू 845 प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ये होने चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। यूएस में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पर सीट्स जो है वो 1913 से कैप करके रखी हुई है। और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेसिव प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर अलोकेट की जाती है सीट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशियो एंड अकोमोडेशन वेरिंग पॉपुलेशन साइज। तो साइज़ जो है वो भी यहाँ पर देखी जाती है। एंड सजेस्ट कैपिंग लोकसभा सीट्स एट प्रेजेंट टू मेंटेन फेडरल प्रिंसिपल, कि भाई फेडरल प्रिंसिपल यहाँ पर मेंटेन रहे, इसके लिए इतनी कैप करना ही हमारे लिए ज़्यादा सोइस्कर रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना ही ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जो लोकसभा है वहाँ पर सीट्स बढ़ाए, तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी इंडिया टू स्टे अलर्ट हॉट मनी, हॉट मनी क्या है आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हॉट मनी के लिए हमको सतर्क रहना है ऐसा कहा जा रहा है। हॉट मनी आ सकता है आपको प्रीलिम्स में कि हॉट मनी क्या होता है। हॉट मनी रेफर किया जाता है टू कैपिटल दैट इन्वेस्टर फ्रिक्वेंटली मूव बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट्स। मैंने 100 करोड़ रुपए फाइनेंशियल मार्केट में डाले जिससे कि मेरे को शॉर्ट टर्म गेन हो और फिर मैंने वो निकाल दिए, तो ऐसे इसको कहा जाता है हॉट मनी, है ना। दूसरा एक मनी क्या होता है कि भाई मैंने डाले और वो मैंने सदियों सदियों तक रखे कि भाई मेरे को रखना है, वो सेफ रहता है। लेकिन अगर मैं डालूँ और फिर 2 दिन में निकाल दूँ और डालूँ 2 दिन में निकाल दूँ तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना। तो इसके ये खतरनाक होता है हॉट मनी जो है। तो ये चीज़ आपको एक टर्मिनोलॉजी पता रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट्स, जो स्टेट्स को फाइनेंशियल ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वही है कि भाई यहाँ पर जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा जो बताया गया था उसके बाद से हमें जितना भी रिकमेंड किया गया है
वो कम 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 कम, क्योंकि स्टेट सेंटर जो है, सेंटर क्या करता है, सेंटर के पास जो पैसा है वो स्टेट्स को भी देता है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला था तो उसके वो डिवोल्यूशन 42%, वो भी अब यहाँ पर कम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन जो उसने यहाँ पर 41% बोला था, और अगर आप देखोगे तो गया कितना 35% जो है, एंड 30% 23-24 में इतना ही जाता हुआ हमें देखने को मिला। मतलब सेंटर ने कम दिया है स्टेट्स को, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आई है। एंड देन यहाँ पर ट्रांसफर डिक्लाइन, ग्रांट इन एड जो है स्टेट को, वो भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो वो भी कम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। एंड देन उसका सेंट्रलाइज्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, यूनियन गवर्नमेंट ने डिस्क्रिशनरी फंड जो है वो यहाँ पर स्टेट के बजट्स में नहीं जाएंगे और खुद यहाँ पर वो खर्च करेंगे, वो देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जो स्टेट्स है उसको एम्पावरमेंट कैसे मिलती है पैसों से, तो स्टेट खुद के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, प्लस सेंटर भी उनको पैसा देता है। तो सेंटर जो पैसा दे रहा है, ये हमने बजट में ऑलरेडी कवर किया, बजट का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो सेंटर के द्वारा जो स्टेट को जा रहा है उसमें कमतरता हमें देखने को मिल रही है, जितना एलोकेट किया गया है उससे भी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो एंटी फेडरल पॉलिसीज़, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करते हैं, नॉन स्टेटरी ट्रांसफर। यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन ने नोट किया कि डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ स्टेट शेयर इन यूनियन पोटेंशियल लीडिंग टू एंटी फेडरल फिजिकल पॉलिसी। एंटी फेडरल फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर हो रही है भाई साहब, कि यहाँ पर स्टेट जो है वो एम्पावर नहीं हो पा रहा है। तो स्टेट को एम्पावर करने के लिए ज़्यादा उनको रिसोर्सेज, ज़्यादा उनको पैसा देना ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा देने के लिए ज़्यादा एलोकेशन, सही तरीके का एलोकेशन जो है वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वीडियो जो खत्म होता है। MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।